हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इंद्राज सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज पटेल और आज हम फिर एक बार उपस्थित हुए हैं क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 और इसकी यूनिट 4 पे आज हम चर्चा करेंगे कि यूनिट 4 में क्या क्या है। तो यूनिट 4 में अगर हम देखते हैं तो यूनिट 4 में संचार माध्यम और विज्ञापन है, इसकी हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इस पर हम देखेंगे संचार माध्यमों को समझना और विज्ञापनों को समझना। अलग अलग टॉपिक हैं, इसमें से एक टॉपिक आज मैंने लिया है और इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ शब्द संकलन है, इस शब्दों को जान लें। तो प्रकाशित क्या होता है, जैसे इसमें तात्पर्य है समाचार रिपोर्टों, लेखों, साक्षात्कार, विवरण आदि से है, जिसमें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है जिससे बहुत अधिक लोग पढ़ सकें। ठीक है, आप सुबह सुबह उठते होंगे तो आपको चाय के साथ क्या न्यूज़पेपर चाहिए होगा, आपको एक आदत सी बनी होगी। फिर अगर हम सेंसरशिप की बात करें, सेंसरशिप आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे, औपनिवेशिक शासनकाल में सेंसरशिप आई थी, कैसे इसका दुरुपयोग हुआ था। प्रेजेंट टाइम में भी कई बार सेंसरशिप को लेकर चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अब क्या है, सूचना के अधिकार की तरह और प्रेस को अलग से स्वतंत्रता मिली है अपने, तो कानूनी अधिकार भी है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अंकुश सरकार नहीं लगा सकती है। तो इसका तात्पर्य सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने से रोक लगा सकती है। लेकिन ऐसी कुछ सूचनाएं जो भारत के हित में हो और उसे गोपनीय रखना जरूरी हो, तो उन पर सेंसरशिप जरूरी है, उसको प्रकाशित नहीं कर सकती है कोई भी प्रकाशन विभाग। प्रसारण की बात करें, इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रमों के संबंध में हुआ है जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है। ठीक है, आप टीवी देखते होंगे तो टीवी आप जो देखते हैं, हो सकता है वही चैनल अगर और कोई देखना चाहे तो देख सकता है। सार्वजनिक विरोध की बात करें, इसमें विशाल संख्या में लोग क्या हो एकजुट होकर किसी भी विषय के रूप में खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं। प्राय रैली आयोजन, हस्ताक्षर अभियान, सड़कों को क्या है अवरुद्ध करके किया जाता है। ऐसी बातें इसमें की गई हैं। ठीक है, और ये इन चीज़ों की चर्चा होती है। अगर हम संचार माध्यम, ये शिक्षकों के लिए है, लेकिन आप भी इसमें से सीख सकते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें मैंने अच्छी निकाली हैं, लेकिन एक शिक्षक के साथ एक आप भी जो पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं अगर किसी को समझाना है, कल को आप एक IAS ऑफिसर बनेंगे, PCS ऑफिसर बनेंगे, तो आप एक शिक्षक के रूप में भी रहेंगे। आपको किसी को चीज़ बतानी है, उसकी बात सुननी भी है, तो कैसे सुननी है। आज संचार माध्यमों और विज्ञापनों की छाप युवाओं के जीवन पर पूरी तरह व्याप्त है। आप देखोगे मल्टीमीडिया का युग है, हर कुछ प्रभावित होते हैं लोग, चाहे उन्होंने इस सच्चाई को गंभीरता से गौर करने का प्रयास किया हो या ना किया हो, वो इस चीज़ को माने या ना माने, अगर इनका साइकोलॉजी टेस्ट हो जाए तो इस माध्यम का इन पे ज़रूर इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। यह इकाई सच्चाई पर गौर करने से कुछ रास्ता दिखाएगी, कैसे क्या काम किया जाए। आज संचार माध्यमों के प्रयोग के संबंध समझने पर जोर है। ठीक है, संचार के साथ आज हम क्या करते हैं, संबंधों को समझने पर जोर देते हैं। कैसे किसी मुद्दे के महत्व, उसकी महत्ता को लेकर हम जो धारणाएं बनाते हैं, वह संचार माध्यमों से कैसे प्रभावित होती हैं। ठीक है, जो वास्तव में उनका एजेंडा होता है। विज्ञापनों को समझना, उनके विज्ञापन की रणनीतियाँ ग्राहकों पर क्या असर डालती है, विज्ञापन किस तरह बनाए जाते हैं, किसी विज्ञापन की वह धुरी होती है कि कैसे किसी को माइंड को रीड करना है और उसको पकड़ना है, एक उत्पाद की विशेषता का उभार आ जाना तथा उसके ब्रांड के महत्व को स्थापित करना और उन तरीकों की पहचान करना, मदद करना जो ग्राहकों को लुभाने के में सफल होते हैं। ठीक है, उन तरीकों की पहचान करने में क्या है, मदद करना, और जो ग्राहकों को लुभाने में सफल होते हैं, हम ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके साथ कि अध्याय 6 और 7 में भी है, जो आपको दिखेगा, संचार माध्यमों और विज्ञापनों के व्यापक प्रभाव से हमें परिचित कराते हैं और हमारे जीवन से इस मुद्दों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। संचार माध्यम वाले अध्याय के अंत में हमारी यह अपेक्षा होगी कि विद्यार्थी यह पहचानने लगे कि बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संचार माध्यमों में
छा रही खबरों को तय करने में क्या भूमिका होती है। आप देखते होंगे आज क्या है, आज बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती है जो पेड न्यूज़ की चर्चा होती है, ठीक है। इस पे सरकार का क्या इफेक्ट होता है, सरकार की क्या भूमिका होती है। बड़े प्रतिष्ठान ही क्यों, चाहे वो टीवी हो, कोई टीवी चैनल हो, न्यूज़ चैनल हो, या प्रिंटिंग वाला प्रेस हो जिसकी न्यूज़ छापी जाती हो, बड़े व्यावसायिक उद्योगी इन चीज़ों में हाथ लगाते हैं, क्योंकि इसमें टेक्निकल में या आधुनिकी में इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। कौन सी खबरें चुनी जा रही हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर उनके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें इस बात की, हम अपेक्षा रखते हैं कि विद्यार्थी इस बात को समझते हुए कि वे क्षमताएं विकसित करेंगे तथा अखबार या टेलीविज़न की किसी भी रिपोर्ट का विश्लेषण करने के योग्य बनेंगे और वह समझ सकेंगे कि अखबारों में दी जा रही और नहीं दी जा रही जानकारी व दृष्टिकोण के पीछे क्या तर्क हो सकता है, इस चीज़ को भी हम जान सकेंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम देखें अंत में दोनों ही अध्याय अपनी विषय वस्तु का लोकतंत्र के विचार के साथ संबंध स्थापित करते हैं। स्थानीय संचार माध्यमों और सामाजिक विज्ञापनों के विकल्प रखते हुए ये अध्याय इस बात पर जोर देते हैं कि मुख्य धारा में उन्हीं लोगों को बातों को ज़्यादा महत्व व स्थान मिलता है जो सामाजिक व वित्तीय संसाधनों के धनी हैं। इस बात पर बल देने के लिए कक्षा में स्थानीय संचार माध्यमों की खबरों के उदाहरण तौर पर चर्चा की जा सकती है और बच्चों के साथ यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि विज्ञापनों के प्रभाव से स्थानीय स्तर पर बनने वाली, बिकने वाली व पसंद की जाने वाली चीज़ों को लेकर क्या परिवर्तन आने लगे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कैसे सामाजिक वित्तीय संस्थानों इसमें हाथ लगाते हैं। फिर क्या है, इस पहलू पर बल देने के लिए कक्षा में स्थानीय संचार माध्यमों खबरों को उदाहरण की चर्चा की जा सकती है। आप स्थानीय संचार माध्यमों की खबरों की चर्चा आपने देखा होगा, लोकल जो मीडिया होती है उसके बारे में बच्चों के साथ यह प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि विज्ञापन के प्रभाव से स्थानीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कोई विज्ञापन अगर बार बार छपता है, न्यूज़ में आता रहता है, लगातार आता है, तो आपके मन में क्या होगा, एक इमेज बनने लगेगी, ठीक है। और अगर आप डेली वो मुख्य पृष्ठ पे होगी तो आपकी नज़र एक बार जाएगी, वो ज़रूर पढ़ेंगे। धीरे धीरे वो विज्ञापन के साथ कोई उत्पाद है, कोई ब्रांड है, तो धीरे धीरे वो मार्केट में अपनी जगह बढ़ाने लगता है। इस पे जो कंपनियां हैं अच्छा खासा पेमेंट करती हैं। तो स्थानीय स्तर पर बिकने वाली पसंद की जाने वाली चीज़ों को लेकर क्या परिवर्तन आने लगे हैं, हम इस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 6 पे, संचार माध्यमों को समझना। जो कहीं ना कहीं एक शिक्षक ने जो चीज़ें बताई थी आपको, ये शिक्षक के लिए, अब उनका इसमें इम्प्लीमेंटेशन देखिए कैसे कैसे इसमें कहाँ एप्लीकेशन है, कैसे समझना है चीज़ों को। अगर आप इस चित्र को देखेंगे ध्यान से, देखिए बहुत सारी न्यूज़ हैं। ये देखिए ऐड छपा हुआ है, ये देखिए सभी क्या है, ये आपकी आंखों के सामने है। ये देखिए क्या है, संचार का माध्यम क्या है, आप सीधे जनता को हड़ताल या जिस पे बैठे हैं आप संबोधित कर रहे हैं, या यहाँ पे क्या है आपको होल्डिंग लगे हैं, ठीक है, प्रिंटिंग पेज जो न्यूज़ कार्ड, ब्रॉडकास्ट चीज़ें हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं कैसी घटनाएं घट रही हैं, इनको भी देखिए आप। फिर संचार माध्यमों को अगर समझने की बात करें, टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है, ठीक है, वो भी संचार का माध्यम है। रेडियो पर आप क्या सुनना अच्छा लगता है, हो सकता है आपको गानों की फरमाइश अच्छी लगती है, हो सकता है आप BBC सुनते हो सकता है न्यूज़ सुनते हो, ठीक है, या और सारी न्यूज़ या गाने हैं, विविध भारती सुनते हो, पसंदीदा प्रोग्राम है लोगों का। प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, हो सकता है आप अखबार में पढ़ते हो दैनिक जागरण, हो सकता है आपको पत्रिकाएं जैसे आपको बहुत सारे फ्रंटलाइन है या और सारी जो आज क्या नाम और भी है, इंडिया टुडे है, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, ठीक है, आप सर्फिंग सर्च करते हैं कोई चीज़, इससे उपयोगी चीज़ आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट, संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है? यह शब्द है क्या? मीडिया, ठीक है। मीडिया इन सभी चीज़ों, चाहे रेडियो हो, टीवी हो, अखबार हो, इंटरनेट हो, संचार के अन्य साधनों के लिए एक शब्द है मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है, कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो?
ठीक है, आप संचार के कौन सा माध्यम हो सकता है, टीवी, अखबार, इंटरनेट, संचार या संचार के अन्य माध्यम जिन्हें मीडिया कहते हैं, उनमें से आपने किसी एक माध्यम से कुछ सीखा है? आप इस पे आप चर्चा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ चीज़ लिख सकते हैं, क्या सीखा है अगर, तो इन चीज़ों पे देखेंगे। ठीक, तो अब आप बात करते हैं। ठीक अगर मीडिया की बात करें तो देखिए संचार का माध्यम कैसे भी हो सकता है। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, ठीक, आप एक मेले में जाते हैं, अगर दुकान देखते हैं और टीवी, अगर किसी के माध्यम से टीवी की दुकान, जैसे स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको क्या है, संचार माध्यम, मीडिया कहा जाता है, कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। ठीक है, मीडिया अंग्रेजी का है जिसमें मीडियम शब्द का क्या है, बहुवचन है। इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडियम का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़, जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक हैं, इसलिए इन्हें संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। इन चीज़ों की बात कर सकते हैं। संचार माध्यम और तकनीकी की बात करें, संचार माध्यमों के बिना आपके जीवन में कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के प्रयोग हाल ही में शुरू किए गए थे। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। आप देखते हैं, जैसे आपका फ़ोन ही देख लीजिए, पहले कैसा फ़ोन आता था, आज आपके पास बहुत अच्छे फ़ोन हैं। पहले आपके पास कौन सी ब्लैक एंड वाइट टीवी, फिर रंगीन टीवी, आज एलईडी का ज़माना है। ठीक, आप देखिए चीज़ें बदल गई प्रौद्योगिकी से। अखबार, टेलीविज़न, रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की तकनीक का क्या है, प्रयोग होता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं के छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी और रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में, ये टीवी और रेडियो क्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों के छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक से संबंधित है। एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पहले पन्ने पर छपाई करते हुए गुटेनबर्ग हैं। ठीक है, बाइबल के पहले पन्ने गुटेनबर्ग हैं। ये आप गुटेनबर्ग के बारे में जानिए, कौन थे। ठीक, इसके बारे में समझिए, इनका नाम यहाँ मीडिया से संबंधित क्यों जोड़ा गया। ठीक है, तकनीकी मशीनों को बदलकर अकादमी बनाने के संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। ठीक है, तकनीकी मशीनों को बदलकर आज क्या एकेडमिक बनाने के संचार माध्यम से क्या है, एकेडमिक संचार माध्यम मतलब इनका अकादमी क्या है, जैसे तकनीकी इनमें क्या अकादमी को कह सकते हैं आप यहाँ पे हम, कि संचार या मास मीडिया में लोगों को कोर्स या जानकारी या शिक्षा देने के लिए अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है, क्योंकि अधिक लोग इससे जागरूकता मिलती है। या अकादमी लेवल जो तकनीकी मशीनें हैं, इन्हें बड़े रूप में स्थापित करके इनको क्या है लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। ठीक है, ध्वनि और गुणवत्ता में अकादमी बनाएंगे, क्या है स्टूडियो जिसे बोलते हैं, सॉरी ये स्टूडियो है, स्टूडियो के रूप में देखेंगे इसे। तो स्टूडियो के माध्यम से क्या लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी, ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। ध्वनि, लेकिन तकनीकी उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। जैसे आप अगर परिवार है आपके पास, अगर घर में टीवी नहीं तो आप क्या करेंगे, आपको बड़ा ख़राब लगेगा। अखबार, टेलीविज़न, रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की तकनीकी का क्या है उपयोग किया जाता है। तकनीकी तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने के से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, अब देखिए अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछिए कि जब टीवी नहीं था तब वे रेडियो पर क्या सुनते थे। उनसे पूछिए कि आपके क्षेत्र में पहल टीवी कब आया था, केबल टीवी कब शुरू हुआ, आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ऐसी 3 चीज़ों की सूची बनाइए जो संसार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित हैं, जिनके बारे में आपने टेलीविज़न देखकर जाना है। ठीक, आप इस चीज़ की चर्चा कर सकते हैं। संचार माध्यम और धन जन संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड आदि के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। आप इस चीज़ पर सोच सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं समाचार वाचक जहाँ बैठता है।
अब नवीनतम तकनीकों पर बहुत अधिक व्यय होता, हम जानते हैं ये चीज़। इसलिए अधिकांश टीवी चैनल, समाचार पत्र किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का ही भाग होते हैं। इसीलिए जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में भी सोचते हैं। हम इसे सभी लोग जान गए कि आप देखा होगा आपने, अगर न्यूज आती है तो बार बार उसमें क्या ऐड फ्लैश होते रहते हैं लगातार, हर 5 मिनट बाद क्या है, अब है अब 1 मिनट का ब्रेक या 2 मिनट का ब्रेक, तो वो ऐड आते हैं उसमें सब, ठीक है। जैसे पिक्चर पहले आती थी तो हर 20 मिनट, 15 मिनट या 10 मिनट बाद क्या ऐड आते थे। उसी तरीके से एक तरीका जिनके द्वारा संचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन का, ठीक है, विज्ञापन के द्वारा अर्जित करते, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि आप पीएम टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी आपको हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार बार आप वही छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे देखेंगे। यह देखिए, ये यंत्र है टेलीवाइजर, टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप है ये, ठीक है। टेलीवाइजर जो है टेलीविज़न का जो प्रारंभिक रूप था, आपसे पूछा जा सकता है कि टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप क्या है, तो आप उसे टेलीवाइजर, इसे याद रखिएगा। और आपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बर्ड, ठीक है, जॉन एल बर्ड थे। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ के समक्ष आविष्कार का प्रदर्शन किया था, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ खोजी और इन्होंने इसका आविष्कार किया और प्रदर्शन भी किया। अपने प्रिय टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापित होने वाली 3 चीज़ों का सूची बनाइए, ठीक है। विज्ञापित जो आप टीवी देख रहे हैं बार बार जो है विज्ञापन आ रहा है, उसकी आप सूची बना सकते हैं। फिर आप क्या, एक समाचार पत्र लीजिए और क्या करेंगे, उसमें दिए गए विज्ञापनों की संख्या गिनिए। कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पत्रों में बहुत अधिक विज्ञापन होते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये बात सही है? यदि हाँ तो क्यों? आप अगर समाचार पत्र उठाइए तो आपको दाएं बाएं, ठीक, बीच में हो सकता है पूरा पेज ही ऐड से हो सकता है एक पेज अलग से लग के आए, तो बहुत सारे विज्ञापन होते हैं, आप ध्यान से देखिए। संचार माध्यम और लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने, ठीक है, संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर हम चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं, ठीक है, कि सरकार किस तरीके का काम कर रही है। यह यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध या आयोजित करके या हस्ताक्षर अभियान या आदि हस्ताक्षर अभियान तथा चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं कि देखिए लोकतंत्र में है तो संचार माध्यम लोकतंत्र का स्तंभ है। मीडिया को माना जाता है ये चौथा स्तंभ है, ठीक है, जो हमारे लोकतंत्र में, तो इसी तरीके से ये काम करती है। और संचार माध्यमों के रूप में अगर देखेंगे तो संचार के माध्यम से नागरिक जान पाते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है। आपके प्रतिनिधि ने कोई निर्णय लिया है तो सबके कान में थोड़ी जाके बताएगी आज हमने ये काम किया है, नहीं, वो संचार माध्यम ही है जिससे आपका प्रतिनिधि जो कार्य कर रहा है वो आप तक पहुंचेगा कि इस क्षेत्र, ठीक है। संचार माध्यम आपके लोकल मीडिया, अगर आपके एरिया में कोई काम कर रहा है आपका प्रतिनिधि तो लोकल मीडिया उसको छाप सकती है आपके लोकल न्यूज़ में, आप उसको जानेंगे, वो भी संचार का माध्यम है और इस चीज़ की आग्रह कर सकते हैं। अब प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम और यातायात होगा। ये कैसे हुआ? ये हुआ ऐसे कि पहले संचार माध्यम के माध्यम से न्यूज़ में टेलीकास्ट हुआ होगा, समाचार पत्रों में छपा होगा, बहुत सारे इसमें लोग धरना प्रदर्शन दिए होंगे। तो राधिका मलिक थी जो INN की थी, जो भी कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे थे। यद्यपि सरकार ने निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफी समय से यह पता था कि इन इकाइयां गैरकानूनी हैं। इन इकाइयों को बंद करने से उन्हें शहर में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। शहर की गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा कि हमारा शहर भारत के व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा हो रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने का स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापना के प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। ये एक लोकल नागरिक थे, उन्होंने इस पर बात की।
फिर देखिए कारखानों को बंद होने से घोर अशांति फैली, डेली न्यूज़ छपी। देखिए वो एक न्यूज़ का एक दूसरा हिस्सा था और ये एक दूसरी न्यूज़ है डेली न्यूज़। ये क्या छाप रहे हैं, देखिए किसी भी समाचार पत्र होते हैं जो वो अलग अलग आइडियोलॉजी पर होते हैं, तो हर आइडियोलॉजी की एक, अगर सोचोगे तो वो एक आइडियोलॉजी पर अपना पत्र लिख रहा होगा, समाचार वाचन हो रहा होगा। लेकिन आप दूसरा सोचेंगे तो आप एनालिसिस कर सकेंगे और एक कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि मेन मुद्दा क्या है। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि पत्रकारिता में एथिकल होना चाहिए, लेकिन पत्रकारिता, आज की पत्रकारिता या मीडिया उतनी ईमानदार नहीं है। अब पेड न्यूज़ का ज़माना है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, खुद ही हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे बोलने से हो सकता है कि कोई पत्रकार देख लें तो वो कहें हमारे बारे में बुराई कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं किसी के बारे में, या किसी न्यूज़ चैनल के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते। शहर के, हालांकि मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे मेरा मूल अधिकार है, वो रोक नहीं सकते। तो शहर के आवासीय क्षेत्रों में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतारा है। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने का लाइसेंस देता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापना के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए, तो कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापना के लिए बहुत कार्य किया है। सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापना के लिए बहुत कार्य किया, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है, वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं और पिछले 5 वर्षों से वहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। सरकार ने कारखानों को जो शहर के बाहर पुनर्स्थापित किया होगा, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी। दूसरा, उनको वहाँ से अपना माल आसानी से इधर उधर आवाजाही में आसानी होती होगी। अब वहाँ पे उनकी कच्चा माल जाने में या उनका माल सप्लाई होने में जो है, वहाँ जाने में दिक्कत होगी। तो उन्होंने एक खास एरिया निर्धारित कर दिया होगा। तो इसके विरोध में ये लोग कह रहे थे। इनकी भी बात सही है, इनकी बात सही, लेकिन अंततः हमें पर्यावरण, जनता का ध्यान भी रखना है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो कारखानों का पुनर्स्थापना दूसरी जगह होकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सकता है। सरकार से वो अपनी मांग कर सकते हैं कि वो लोग अपने काम को इस तरीके से बढ़ाएं, और मैं उनका सहयोग करती हूँ या सहयोग करते सरकार ये कह सकती है उन लोगों से, ठीक है। और वास्तविकता यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पढ़ेंगे, जैसा हमने पहले आपको बताया, तो विषय का एक पक्ष ही जानेंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पाद लगती, जो विरोध कर रहे थे उनकी व्यर्थ लगती। उनका यातायात में बाधा उत्पन्न करना और कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि को आंकता है, ठीक है। आप अगर न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता पेपर, तो ऐसे। तो दूसरी ओर क्या है, इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कारखाना बंद से बहुत से लोगों की रोजी रोटी छूट गई, क्योंकि उनका अधिकार है। पुनर्स्थापना के लिए पर्याप्त सरकार ने जो है, या सरकार या प्रशासन ने क्या है, पुनर्स्थापना में अपर्याप्त है जो पुनर्स्थापना की है। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है, लेकिन दोनों को पढ़ा तो आपने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों से जानने से आपके मन में एक धारणा सही से विकसित होगी कि मेन मुद्दा क्या है, ठीक है। संतुलित रिपोर्टें कहती कि जिसमें से किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। तो इस तरीके से होता। क्या दोनों समाचार पत्रों में दिया गया उपयुक्त विवरण एक जैसा है? आपके विचार से इनमें क्या क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं और क्या अंतर हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऐसे कह सकते हैं कि अगर आज हम देखें, अगर हम इस क्वेश्चन की चर्चा करें, अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें, तो क्या आप इस राय से सहमत हैं या आप इस राय से सहमत हैं कि वर्तमान में पत्रकारिता या मीडिया लोगों तक जो न्यूज़ है, लोगों तक जो समाचार हमारे समाज की जो नहीं बन पा रहा है, क्वेश्चन ऐसे। तो इसको अगर हम ऐसे देखें, क्या आप इस राय से सहमत हैं, क्या इस विचार से सहमत हैं कि वर्तमान में पत्रकारिता अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से कर रही है? तो तर्क के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। या वर्तमान में पत्रकारिता
में सेंसरशिप कहाँ तक उपयुक्त है, इस तरीके से चर्चा हो सकती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, आप देख सकते हैं इस पे देखिए न्यूज़ ऑफ इंडिया में दिया गया विवरण पढ़ेंगे तो आप इस बारे में क्या सोचेंगे। अलग अलग चीज़ें हैं। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के लिए स्वतंत्र होना निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य उसके द्वारा दिए जाने वाले समाचार पत्रों को कोई नियंत्रित व प्रभावित ना करे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज क्या है, आज पत्रकारिता हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी क्या है, किसी ना किसी लॉबी से प्रभावित हैं। ठीक है, तो उसके चक्कर में वो एग्जैक्ट न्यूज़ जो होती है वो टेलीकास्ट नहीं हो पाती है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के लिए स्वतंत्रता होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचार पत्रों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे, क्या इसमें सम्मिलित किया जाना है क्या नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार नहीं होगा तो क्या होगा, इन माध्यमों से क्या लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। जब जानकारी ही लोगों को नहीं सही मिल पाएगी कि देश में क्या घटनाएं घट रही हैं और यही माध्यम है, तो फिर आप कैसे जानेंगे। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ इधर उधर करने लगे तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। ठीक, ये बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, इसके मुख्यतः दो कारण हैं। ठीक, दो कारण मतलब पहला कारण देखिए, सरकार उन पर नियंत्रण, सरकार का उन पर क्या हो नियंत्रण, जब डायरेक्टली कभी नियंत्रण नहीं करती है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है, क्या ये सेंसरशिप है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे भी इस समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है। जैसे इसमें बुरा समय था 1975 और 77 तक आपातकाल। ठीक है, किसी जगह आपातकाल लग जाए तो वहाँ सेंसरशिप लागू हो जाएगी, वहाँ संचार मीडिया अपना काम नहीं कर पाएगी। अगर खुले तौर पे या सीमित तौर पे उन्हें जाने दिया जाएगा। ठीक, रिपोर्टिंग बहुत सीमित तौर पर करेंगे। देखिए, जब आर्मी या कारगिल कोई बार होता है तो मीडिया को क्या है, पूरी छूट नहीं होती है कि मीडिया जाए और जहाँ गोलियाँ चल रही हैं तो उनको रिपोर्टिंग करे, ऐसा वहाँ नहीं है, क्योंकि सरकार वहाँ या आर्मी वाले या वहाँ पे बैन लगा देते हैं। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचार पत्रों से पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। ठीक है, संचार माध्यमों में दिखाए जाने वाले समाचार पूरी तरह ऐसा नहीं करती हैं। ठीक है, इसको फिर से देख लेते हैं। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसरशिप रखती है, कोई फिल्म आती है तो उसमें कोई सीन सरकार के विरोध में या सरकार की नीतियों के ऐसे खिलाफ होता है तो सरकार सेंसरशिप से उस सीन को हटवा देती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों पर पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। ठीक है, अगर कोई समाचार है तो उस पर ऐसा पूरा सरकार नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहे हैं। ठीक है, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप ऐसी नहीं भी है, इसके बाद भी क्या है, वो पूरी न्यूज़ अपनी ईमानदारी से आप तक पहुँचाते हैं, क्योंकि पेड हो जाती है कई न्यूज़ें। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना इनके हित में होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर देखिए, मसौदा तय किया जाना क्या है। ठीक है, डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है, इसको देख सकते हैं। डाउन टू अर्थ में क्या है, कोको कोला जो पेस्टिसाइड इसमें निकला था, इसको लेकर बहुत हल्ला मचा था इस मैगजीन के माध्यम से। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इनमें सभी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर तय कर सकते हैं कि क्या सरकार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए, ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं, कार्यों को प्रभावित करता है। ठीक है, ध्यान केंद्रित करके संचार क्या करता है, हमारे माध्यम विचारों, भावनाओं, कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारा जीवन भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण भी प्रायः ऐसा कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा व एजेंडा तय करते हैं। उदाहरण के लिए, कोको कोला में कीटनाशकों का स्तर बड़ा होना चर्चा का विषय है, हम देख सकते हैं ये चीज़। फिर क्या, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा क्या ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं
जो हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग क्या है कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता है। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम चर्चा करते हैं। आपको दिखेंगे कि कहाँ दूषित पानी है, लोगों की क्या समस्याएं हैं। अगर मीडिया लोगों की मेन समस्याएं खाना, पानी, दवा की चीज़ों को अगर ठीक से प्रसारित करे न्यूज़ में, हॉस्पिटल के दौरे करके चेक करती रहे तो शायद इसमें और भी सुधार हो। एक सुविख्यात पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों का नया रूपकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर अपना स्थान पा लिया। जबकि इसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। देखते हैं इस चीज़ का आप ध्यान दे सकते हैं कि पेड न्यूज़ का कैसे काम करती है। ठीक है, ये है आपका क्या है, आपके संचार माध्यम फैशन शो है, लोकप्रिय हैं। ठीक, आप देख सकते हैं संचार माध्यमों के द्वारा एजेंडा तय करते हैं। झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर देने से क्या नतीजा निकला? क्या आप इस बात के विषय में जानते हैं कि क्या आप किसी ऐसे विषय के बारे में जानते हैं जो आपको इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगता क्योंकि संचार माध्यमों में उसे दिखाया नहीं गया था? ठीक है, अब देखिए स्थानीय समाचार पत्र कैसे कहते हैं, यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिसका संबंध, ठीक है, स्थानीय संचार माध्यम कैसे प्रभावित होते हैं, यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों पर रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों या उनके जीवन से। इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं के संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो ठीक द्वारा किसानों के विभिन्न प्रकार की फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श भी देते हैं। कुछ अन्य लोग जो हैं काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों की वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री क्या है फिल्म बनाते हैं। और कभी कभी तो इस गरीबों के लिए ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी का ज्ञान प्रशिक्षण भी देते हैं। ठीक है, इनको भी प्रशिक्षण भी देते हैं। दूसरा उदाहरण देखें कि खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं को द्वारा हर 15 दिन निकाला जाता है। ठीक है, जिले की हर 8 दलित महिलाओं द्वारा जो है ये लहरिया है जो 15 दिन में निकाला जाता है। देखिए लहरिया समाचार पत्र है और स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 मुख्य पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा, ठीक है, और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्टें होती हैं। इस समाचार पत्र के पाठक किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है, ये सारे लोग शामिल होते हैं। अब देखो, प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों पर बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस बात का वह एजेंडा तय करते देते हैं कि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किस घटना की खबर छापने से रोकती है। इस सेंसरशिप कहा जाता है। ठीक है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है, हम सभी लोग जानते हैं। ध्यान केंद्रित के इस एजेंडा निश्चित कर देते हैं कि कभी सरकार चाहे तो इस संचार माध्यम किस घटना की खबर छापने से रोक सकती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो आजकल संचार माध्यम और व्यापार के घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट प्रकोष्ठ में आना कठिन है। ठीक है, आज संचार माध्यम और व्यापार का जो है यही संचार माध्यम क्या है, व्यापार जो बड़े वेबसाइट प्रतिष्ठान हैं उन लोगों के ही हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए महत्वपूर्ण सजगतापूर्ण है, यह हमारे लिए सजगतापूर्ण है कि समाचार पत्र से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी प्रायः पूर्ण नहीं होती और यह एक पक्ष भी हो सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अतः हमें जो समाचार पत्र, इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो आप समाचार पत्र पढ़ रहे हैं उसमें जो न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही है या जो न्यूज़ देख रहे हैं उसमें जो आपको जानकारी दी जा रही है हो सकता है वो पूरी तरीके से सच ना हो, उसमें कुछ जानकारियाँ गलत हो सकता है, कुछ तथ्यात्मक जानकारी तक गलत हो। ठीक है, वो बाद में हो सकता है कहें जानकारी जो है तथ्य गलत हो जाने के कारण वो हो सकता है अगले दिन उस चीज़ को सुधार लें, लेकिन एक दिन के लिए हो सकता है उन्हें वो जानकारी प्रकाशित करने के लिए कुछ पैसा दिया गया हो, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अतः हमारे समाचारों के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट में कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किस दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया और क्यों छोड़ दिया गया। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें
कि समाचार पत्र जो लिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो कौन से दृष्टिकोण को उन्होंने छोड़ दिया, कौन सा दृष्टिकोण लिखा, ठीक है, ये उन पर निर्भर करता है, या उन पर ऊपर से कोई दबाव है, निर्देशित है, या कुछ पैसे के लालच में उन्होंने कोई दृष्टिकोण छोड़ दिया। बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं। हो सकता है किसी धर्म, भावना, वर्ग से संबंधित कोई वैसी चीज़ हो जिसको उन्होंने दाब दिया हो। ये भी बहुत ज़्यादा संचार माध्यमों का दृष्टिकोण देखने में आया, ऐसा लोग कहते हैं। अब देखिए, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान क्या है, कुछ रेडियो, टीवी, समाचार पत्र के मालिक हैं, ठीक है, कुछ रेडियो, टीवी, समाचार पत्र के भी मालिक हैं। आप अपने उत्पादों का विज्ञापन देते हैं। संचार माध्यम क्या है, विज्ञापनों के उत्पादों को बढ़ावा देना। ये क्या है, पाठक इसको पढ़ते हैं, फिर लोग संचार माध्यमों से देखकर उत्पाद खरीदते हैं और पैसा वापस उन्हीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जाता है। यहाँ से क्या, ऐसे चला और ऐसे पैसा इनके पास पहुँच गया, ठीक। देख लीजिए। अब हम देख लेते हैं कि अभ्यास प्रश्न क्या है। आप देख लीजिए, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। आप इसको क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर सकते हैं, सीधे रूप में भी क्वेश्चन है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए कि वर्तमान में प्रजातंत्र की में संचार माध्यम की क्या भूमिका है, ठीक है, या ये किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं, आप चर्चा कीजिए, ठीक है। इस पर लिख सकते हैं कि आप ये एक रेखा चित्र के द्वारा शीर्षक दे सकते हैं कि रेखा चित्र से आप संचार माध्यमों और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ रहे हैं, ठीक है। आज इस पे लिख सकते हैं कि जो संचार माध्यम में बड़े व्यापार पर जो प्रतिष्ठित घराने हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, आप इनके बारे में भी जान सकते हैं, लिख सकते हैं। आप पढ़ चुके हैं और देश के कुछ जो प्रमुख संचार के माध्यम उनके जो नाम हैं, उनके नाम के मालिक का नाम सुन सकते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप उनके नाम आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, वो देखिएगा किसी ना किसी बड़े व्यावसायिक घराने से जुड़े हुए हैं। क्या आप पढ़ चुके कि संचार माध्यम किस प्रकार का एजेंडा है, ठीक है, और इनका प्रजातंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अपने विचारों के पक्ष का उदाहरण दीजिए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं, छोड़ दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन कीजिए, आज वर्तमान में संचार माध्यम किस प्रकार का एजेंडा बनाते हैं, ठीक है, इसका प्रजातंत्र पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आप अपने विचारों के साथ अपने विचारों को उदाहरण सहित प्रस्तुत दीजिए, तर्क के साथ दीजिए, उदाहरण सहित दीजिए, चर्चा कीजिए, लिख सकते हैं। कक्षा परियोजना के रूप में समाचार में से कोई एक शीर्षक चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अन्य समाचार पत्रों में से उनसे संबंधित विवरण छांटिए। दूरदर्शन समाचार पर भी इस विषय पर प्रसारित सामग्री देखिए। दो समाचार पत्रों के विवरण की तुलना करके उनसे समानता और भिन्नता की रिपोर्ट लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न पूछना सहायक हो सकता है। इस लेख में क्या जानकारी दी जा रही है, ठीक है, आप इस चीज़ को पढ़िए और उसमें सुनिए। कौन सी जानकारी इसमें छोड़ दी गई है, यह लेख किस दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर लिखा गया है, इसके दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया और क्यों छोड़ दिया गया। आप अलग अलग चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप ये इसमें से 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, बस 2 क्वेश्चन आपके अच्छे हैं। सो थैंक यू वॉच मी लेटर, गुड नाइट, बाय बाय।